इस बीच सीरिया के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि इजराइल ने राजधानी दमिश्क में फिर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें सीरिया के 2 सैनिक घायल हो गए। इजराइल हाथ धोकर सीरिया के पीछे पड़ा है और बीते कुछ साल में सीरिया की सरकार के कंट्रोल वाले इलाकों में सैकड़ों हमले कर चुका है। और इस बार भी जब इजराइल ने आधी रात के बाद दमिश्क पर बम बरसाए तो जोरदार धमाकों ने लोगों की नींद उड़ा दी। सीरिया और इजराइल पड़ोसी हैं और इजराइल के पड़ोस में उसके दुश्मन ईरान के लड़ाके सीरिया की सरकार को बचाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। इजराइल का आरोप है कि ईरान ने चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को भी सीरिया में उतारा हुआ है। हिजबुल्लाह इजराइल के पड़ोसी लेबनान का चरमपंथी संगठन है और वो भी इजराइल का दुश्मन है। यही बात इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इजराइल का मानना है कि ईरान सीरिया के बहाने उससे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। यही वजह है कि वो सीरिया पर हमले करते रहता है। इधर भारत में पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को बैन किया जा चुका है, लेकिन अब इस एक्शन के बाद भारत के लोग इस अकाउंट से किए जाने वाले ट्वीट नहीं देख सकेंगे। इससे पहले 2022 में भी पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को भारत में बैन किया गया था। उधर ब्रिटेन के अखबार डेली मेल के मुताबिक रूस ने एक बार फिर स्वीडन और फिनलैंड को खुली धमकी दी कि वो नेटो में शामिल होने का सपना देखना छोड़ दें, नहीं तो दोनों को रूस के हमले का सामना करना पड़ेगा। स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने नेटो का सदस्य बनने के लिए अर्जी लगा रखी है, लेकिन रूस नहीं चाहता कि उसके बगल में बैठे ये दोनों देश नेटो में शामिल हों, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर नेटो रूस के सीने पर आकर बैठ जाएगा, जो पुतिन को किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। इसीलिए वो तभी से दोनों देशों को धमका रहे हैं जब से उन्होंने नेटो में सदस्यता की अर्जी लगाई है। और एक बार स्वीडन और फिनलैंड को रूसी हमले का डर दिखाया गया जब स्वीडन में रूस के राजदूत ने उसकी राजधानी स्टॉकहोम में बैठकर ही दोनों देशों को चेतावनी दे दी और साफ कह दिया कि स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होने का सपना छोड़ दें। और दोनों ने ऐसा नहीं किया तो फिर उन्हें रूस के हमले से कोई बचा नहीं पाएगा। जिसके बाद स्वीडन ने रूस के राजदूत को तलब कर लिया और उन्हें ये नसीहत दी कि रूस की इस तरह की धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि दोनों देश रूस की चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से रूस ने पश्चिमी देशों को ठेंगा दिखाते हुए यूक्रेन पर वार किया, वो स्वीडन और फिनलैंड को भी निशाना बना सकते हैं, क्योंकि बाल्टिक सागर के किनारे मौजूद दोनों देश रूस के पड़ोस में हैं और फिनलैंड तो रूस के साथ एक लंबी जमीनी सीमा भी साझा करता है। यही वजह है कि दोनों पर रूस के हमले का खतरा बना हुआ है, इसीलिए दोनों नेटो का सदस्य बनना चाहते हैं। लेकिन तुर्की ने फिनलैंड की अर्जी पर अड़ंगा लगा रखा है, तो हंगरी ने स्वीडन की अर्जी रोक रखी है। और जब तक नेटो के सभी 30 सदस्य राजी नहीं होंगे, स्वीडन और फिनलैंड का नेटो का सदस्य बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। इस बीच चीन से मिल रही धमकियों के बावजूद ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन अमेरिकी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गई। वो अमेरिका समेत कई देशों के 10 दिन के दौरे पर हैं। और साई इंग-वेन के न्यूयॉर्क पहुंचते ही वहां रहने वाले ताइवान के समर्थकों का जोश हाई हो गया। ताइवान की राष्ट्रपति को जिस होटल में ठहराया गया, उसके बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई, जो साई इंग-वेन के समर्थन में नारे लगाने लगी। इस दौरान कई लोग अपने हाथों में ताइवान और अमेरिका के झंडे लिए नजर आए। वहीं कुछ लोगों के हाथों में बैनर और पोस्टर भी दिखाई दिए, जिनके जरिए ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे का स्वागत किया गया। तो कई लोगों ने उन पोस्टरों के जरिए चीन पर निशाना साधा, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका का दौरा करें। असल में चीन अमेरिका और ताइवान के बीच बढ़ रही दोस्ती से घबराया हुआ है। उसका कारण ये है कि अमेरिका ताइवान के लिए ढाल बना हुआ है, जिस वजह से चीन अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर पा रहा है और वो ताइवान को अपनी जागीर समझता है और उस पर कब्जा करने की फिराक में है, जिसके लिए उसने हर हथकंडा अपना लिया। चीन ने ताइवान के नजदीक कई हफ्तों तक मिलिट्री ड्रिल की। इसके अलावा कई बार ताइवान की सीमा में उसके लड़ाकू विमानों, खतरनाक ड्रोन और जंगी जहाजों ने घुसपैठ करके भी देख लिया। लेकिन ताइवान पर चीन की इन हरकतों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी ताकत अमेरिका बना हुआ है, जिसने साफ कर दिया है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वो उसे बचाने के लिए उस युद्ध में कूद जाएगा। मतलब चीन हमला तो ताइवान पर करेगा, लेकिन उसे जंग अमेरिका से लड़नी होगी। इसी वजह से चीन अब तक अपनी उम्मीदों को दबा कर बैठा है, लेकिन ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिकी दौरे ने उसके गुस्से की आग को फिर से भड़का दिया। और चीन ने ये धमकी दे दी कि ताइवान का ये कदम उकसाने वाला है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही चीन ने अमेरिका को भी चेतावनी दी कि वो उसकी वन चाइना पॉलिसी में ना पड़े, क्योंकि ताइवान की राष्ट्रपति अपने अमेरिकी दौरे में वहां की संसद के स्पीकर केविन मक्कार्थी से भी मुलाकात करेंगी, जिसका चीन भारी विरोध कर रहा है। चीन को डर है कि अगर अमेरिका उसके और ताइवान के बीच से नहीं हटा तो उसका कब्जे का प्लान धरा का धरा रह जाएगा। वो पिछले साल भी अमेरिका पर बौखला गया था, जब अमेरिकी संसद की स्पीकर रही नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर पहुंची थी।
इधर चीन के एक रक्षा संगठन की सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आने के बाद अब माना जा रहा है कि शी जिनपिंग जल्द अमेरिका से हिसाब बराबर करने की फिराक में है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने चीन के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। उसने बीते साल दक्षिण चीन सागर में अपनी मिलिट्री ऑपरेशन काफी ज्यादा बढ़ा दिए। जबकि अभी तो अमेरिका और चीन के बीच जंग चल भी नहीं रही, लेकिन फिर भी अमेरिका के तेवर ऐसे हैं मानो युद्ध वाकई शुरू हो चुका हो। चीन के रक्षा संगठन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका ने अपने विमानों और जंगी जहाजों को लेकर पनडुब्बियां तक दक्षिण चीन सागर में काम पर लगाई हुई हैं। सबूत के तौर पर डेटा भी पेश किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि 2022 में अमेरिका के बड़े जासूसी विमानों ने दक्षिण चीन सागर के ऊपर लगभग 1000 बार उड़ानें भरी। यहाँ तक कि अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियों को भी दक्षिण चीन सागर और उसके आसपास के इलाकों में कम से कम 13 बार देखा गया। और ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। चीन के संगठन ने दावा किया कि अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में चीन को कई बार जंग के लिए उकसाया और चीन पर बेहद करीब से नजर बनाए रखी। चीन के रक्षा संगठन ने दावा किया कि अमेरिका की सेना का रवैया दिन ब दिन आक्रामक होता जा रहा है। चीन दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है। उसने वहां पर कई आर्टिफिशियल टापू बनाकर उन पर अपने मिसाइल बेस भी तैयार कर दिए हैं। लेकिन अमेरिका चीन के दावे को नहीं मानता, इसलिए उसकी सेना दक्षिण चीन सागर में गश्त लगाती रहती है और दोनों देश वहां भिड़ते रहते हैं। उधर हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दावा किया कि चीन में लड़ाकू विमानों ने उड़ाने के लिए पायलटों की कमी हो गई है और खबर है कि इसीलिए चीन की नौसेना अब स्कूल के बच्चों की भी भर्ती करने लगी। असल में चीन की नौसेना के पास लड़ाकू विमानों का अच्छा खासा बेड़ा है, लेकिन दावा है कि अब इस बेड़े पर संकट ये है कि इसमें पायलटों की कमी हो गई, यानी चीन की नौसेना के लड़ाकू विमानों को उड़ाने वाले पायलट कम पड़ गए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इसीलिए कई स्कूलों से बच्चों की भर्ती की जा रही है। दावा है कि इसी महीने वहां नौसेना में 15 से 16 साल के करीब 4500 लड़कों की भर्ती की गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब नए भर्ती किए गए लड़ाकों को लड़ाकू विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बीच चीन का स्पेस प्रोग्राम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय में खलबली मच गई है और अमेरिका के स्पेस ऑपरेशन के चीफ ने पिछले महीने ये माना भी था कि अंतरिक्ष में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती चीन है, क्योंकि चीन ने स्पेस में वो क्षमता हासिल कर ली है जिसकी बदौलत वो जमीन, आसमान और पानी में अमेरिका की सेना को ढूंढकर उस पर अटैक कर सकता है। दावा किया गया कि चीन ऐसे हथियार बनाने में लगा है जो अमेरिका के अंतरिक्ष मिशन को चौपट कर सकते हैं। इनमें अमेरिका की सैटेलाइटों को तबाह करने वाली मिसाइलें भी हैं और सैटेलाइट सेंसरों को खराब करने वाले खास लेजर भी हैं। इधर मुंबई में एक्टर सलमान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें एक पत्रकार से बदसलूकी के आरोप में अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होने के लिए समन्स भेजे गए थे, जिसे एक्टर सलमान खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने मंजूरी दे दी। साथ ही अंधेरी कोर्ट की तरफ से भेजी गई अर्जी को भी रद्द कर दिया गया। अब सलमान खान को इस मामले में कोर्ट में पेश नहीं होना पड़ेगा। उधर यूक्रेन की जंग में अब तक सिर्फ परमाणु हमले की धमकियां दी जा रही थी, लेकिन अब रूस और अमेरिका एक ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हुआ ये है कि अमेरिका को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए रूस ने कह दिया कि वो भी अपने परमाणु हथियारों के बारे में अमेरिका को कोई जानकारी नहीं देगा। और इसी के साथ रूस ने परमाणु बमों से लैस अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्ड्स के साथ मिलिट्री ड्रिल भी शुरू कर दी। रूस के उप विदेश मंत्री ने रूस की न्यूज एजेंसियों को बताया कि रूस ने अमेरिका के साथ अपने परमाणु हथियारों से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी शेयर करनी बंद कर दी है। यहाँ तक कि रूस अपने प्लान्ड मिसाइल टेस्टों के बारे में भी अमेरिका को नोटिस नहीं देगा। जबकि अगर अमेरिका और रूस किसी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट लॉन्च करते हैं तो एक दूसरे को पहले ही बता देते हैं। दोनों देश ऐसा आज से नहीं बल्कि शीत युद्ध के वक्त से करते आ रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दूसरा देश मिसाइल टेस्ट को खुद पर हमला समझकर कहीं परमाणु बम न चला दे। हालांकि ये साफ नहीं है कि क्या रूस अब बैलिस्टिक मिसाइलों के टेस्ट की जानकारी भी साझा नहीं करेगा, लेकिन रूस ने इतना जरूर साफ किया कि उसके फैसले के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि 2 दिन पहले अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो अपने परमाणु हथियारों की जानकारी रूस को नहीं देगा।